So yesterday we have solved two numericals, numerical number 5 and numerical number 6 from the laws of motion, and we have discussed conservation of momentum and what else, equilibrium. Yes, equilibrium of a particle. Those things we have discussed yesterday. Now today we have to start say some common forces in mechanics. सो जो भी कॉमन फोर्सेस है मैकेनिक्स में वो हमें डिस्कस करने हैं, और उसमें हमें मेनली 4 फोर्सेस डिस्कस करने हैं. तो एक तो है फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, एक कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स. जैसे हमें पता ही है फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है, जब हम मोशन में होते हैं तब लगता है, और यही पता है हमें. ओके, जब हम खड़े होते हैं, मोशन नहीं कर रहे होते, तब कोई फ्रिक्शन लग रहा होता है क्या? अभी सपोज मैं खड़ा हूं. ओके, सो तभी भी फ्रिक्शन लगता है. दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस अगेन थियरी इन डीप. बट फ्रिक्शनल फोर्स जनरली दे आर नॉट जनरली, ऑलवेज. ओके, they are say parallel. जो हमारी मोशन होगी उसके पैरेलल ही होगे. ओके, फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज पैरेलल टू दी मोशन. ओके, वो पैरेलल ही होंगे. जैसे कि हम चल रहे हैं, हम लिख रहे हैं, लाइक दैट, वॉट एवर. सो वन इज फ्रिक्शनल फोर्स, अनदर इज नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स जैसे ये जनरली ऑलवेज परपेंडिकुलर पैरेलल होता है, वैसे ही ये फोर्स होता है परपेंडिकुलर. सो नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर. जैसे कि हम बोल रहे हैं कि जब मोशन करते हैं तो उसको अपोज करता है से फ्रिक्शन, वैसे ही जैसे कि हम ऑलरेडी यहाँ पर खड़े हुए हैं, स्टैटिक कंडीशन में खड़े हुए हैं, तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. फिर भी हम खींचे तो उसकी तरफ चले नहीं जा रहे हैं. क्यों? मतलब mg हमारे ऊपर लग रहा है नीचे की साइड में, तो कुछ ऊपर की साइड में भी लग रहा होगा. ओके, सो दैट इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. ओके, सो दैट इट बैलेंसेस द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द n. दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ n वी जनरली टेक एज m into g. जैसे यस्टरडे हमने लास्ट जो न्यूमेरिकल था उसमें हमने देखा था कि वो 6 kg का सपोज कुछ बॉक्स था, तो उसका वेट कितना हो जाएगा? m into g, दैट इज 6 into 10 से 60. दैट इज इक्वल्स टू दैट टेंशन. क्योंकि वो रोप में लटका हुआ था इसलिए टेंशन. अगर लटका हुआ नहीं होता और कोई सरफेस पे ऐसे रखा हुआ होता तो mg इज इक्वल्स टू n. ओके, मतलब क्या हो जाता कि ये मेरा बॉक्स है और ये मेरा है mg. ओके, दैट इज वेट फोर्स. ओके, ड्यू टू द ग्रेविटी. तो उसके ऑपोज में हमें लगता है क्या? नॉर्मल फोर्स, जिससे कि वो खड़े हैं. अगर ये नॉर्मल फोर्स लगता ही नहीं तो, जैसे कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स होता ही नहीं तो हम गिर जाते, वैसे ही नॉर्मल फोर्स होता ही नहीं तो हम नीचे चले जाते. ओके, वेट ड्यू टू आवर वेट. ओके, और ग्रेविटेशनल फोर्स. सो एक दूसरा होता है से नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स. एक होता है स्प्रिंग फोर्स. ओके, स्प्रिंग फोर्स. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग से आर देयर. नाउ जो भी स्प्रिंग होगी, ओके, सो स्प्रिंग फोर्सेस में क्या होगा? अगेन दे आल्सो वांट टू बी स्टे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन. जैसे इनर्शिया जैसा. ओके, कि अगर कोई स्प्रिंग है सपोज, तो स्प्रिंग को जैसे ही हम दोनों साइड से पुश कर रहे हैं, ओके, तो जैसे ही हम वो फोर्स को रिलीज कर देंगे, वो क्या करेगा? अपनी ओरिजिनल शेप और साइज पे पहुंचने की ट्राई करेगा. तो अगर हमने पुश किया है तो स्प्रिंग वापस होके क्या हो जाएगा? एक्सपांड हो जाएगा. मतलब हमने कंप्रेस किया था तो वो क्या हो जाएगा? एक्सपांड हो जाएगा. ओके, और अगर हमने खींचा है, इतना स्प्रिंग है और हमने इसे खींच के लंबा कर दिया, जैसे ही हम ये, जैसे इलास्टिक नहीं हम खींच के रखते हैं, ओके, जैसे ही इसको हमने छोड़ा तो वो क्या करेगा? दे विल अगेन गो इनटू देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज. ओके, तो अगेन वो लोग, हमने क्या किया था? अभी खींचा था, मतलब टेंशन. पहले क्या था? कंप्रेशन. अब क्या था?
टेंशन मतलब खींचना, तो अभी हमने खींचा था तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाएगा, जैसे कि रबर होता है, इलास्टिक होता है, स्प्रिंग। ओके, तो ये मतलब रबर इलास्टिक की बात हम नहीं कर रहे, वो भी करनी पड़ेगी हमें बाद में, अभी नहीं, बाद में हम करेंगे, नॉट इन दिस चैप्टर, बट लाइक दैट ओनली दिस इज द स्प्रिंग फोर्स। ओके, एंड लास्टली एक फोर्स होता है दैट इज द टेंशन फोर्स। ये चार की हमें बात करनी है। ओके, टेंशन फोर्स, तो ये जो टेंशन फोर्स है, इट्स नॉट पढ़ाई का टेंशन फोर्स। ओके, सो इट्स नॉट टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स इज जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में देखा था कि ये ब्लॉक को ऐसे लटका दिया है। ओके, सो यहाँ पर ये वेट की वजह से ये जो नॉर्मल है उसकी जगह अब यहाँ क्या होगा, टेंशन फोर्स क्रिएट होगा। टेंशन फोर्स विल बी क्रिएटेड इन से रोप, वायर, स्ट्रिंग। ओके, वो चीजें यहाँ पर होगी ही होगी। क्या, से रोप होगा, वायर होगा, स्ट्रिंग होगा। ओके, जो पुली वाले न्यूमेरिकल्स है, पुली वाले, जैसे कल हमने किया था वो पुली वाला था, नहीं वो पुली वाला नहीं था, वो था हमारा डायरेक्टली रिजिड सीलिंग से कनेक्टेड था। बट पुली वाले जो न्यूमेरिकल होंगे, मतलब पुली ऐसे, जैसे वो वेल में से पानी खींचते तो वो गड़गड़ी नहीं बोलते, पुली। ओके, जैसे कि हमारा वो स्लाइडिंग डोर है, ये विंडो है सपोज, तो नीचे पुल मतलब वहां पे नीचे बेयरिंग्स है, बॉल बेयरिंग्स, वो हम वापस अभी फ्रिक्शन में पढ़ने वाले हैं। बट पुली मींस व्हाट, कि सपोज यहाँ पर तुम्हारी रोप है लाइक दिस, ये वेल है, तो वेल में से तुमने ऐसे बकेट फिलअप किया। ओके, एंड देन उसको यहाँ से खींच रहे हो, तो ये ऊपर आएगा, तुम फोर्स लगा रहे हो इन दिस डायरेक्शन, बट वो आ रहा है नीचे से ऊपर। ओके, वो नीचे से ऊपर आ रहा है, लेकिन तुम वर्टिकली खींच ही नहीं रहे थे ऐसे, नहीं तो कितना लोड आता तुम पे, समझो ऐसे हम खींचते तो कितना लोड आता। यही तो टेक्नोलॉजी यूज की हमने कि डायरेक्ट नहीं खींचा, अभी भी खींच ही रहे हैं, लेकिन बीच में हमने पुली लगा दी सो दैट इट इजीली वी कैन गेट फ्रॉम द वाटर फ्रॉम द वेल। ओके, सो ये फोर्सेस के बारे में अभी हमें पढ़ना है। सो डिटेल्ड में हमें डिस्कस करना है नाउ, दैट इज दी फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को हमें डिटेल्ड में डिस्कस करना है। ओके, चलो ओके, सो फ्रिक्शनल फोर्स को डिटेल्ड में हम डिस्कस करें, और ये सारे के सारे जो फोर्स है कौन कौन से, फ्रिक्शनल फोर्स, देन से फ्रिक्शनल फोर्स, देन नॉर्मल फोर्स, देन से स्प्रिंग फोर्स, एंड से लास्टली टेंशन फोर्स, ऑल आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सभी के सभी कौन से कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। कोई भी जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा नहीं है कि कांटेक्ट में नहीं है फिर भी लग रहा है, कोई भी ऐसे मैग्नेटिक फोर्स जैसा नहीं है कि भाई दूर है कांटेक्ट में नहीं है फिर भी वो फोर्स लग रहा है। दीज आर, देखो दो मेनली टू टाइप्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो कॉन्टैक्ट, ये जो चारों के चारों हमने पढ़े वो चारों के चारों कौन से हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, मतलब उसके अंदर कॉन्टैक्ट जरूरी है। विदाउट कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन नहीं होगा, विदाउट कॉन्टैक्ट स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, ये सब आएगा नहीं। सो ऑल दीज आर कॉन्टैक्ट फोर्स। सो एक सेंटेंस लिखो, ओके, फोर्सेस दैट रिजल्ट, फोर्सेस दैट रिजल्ट when two bodies, forces that result when two bodies are in physical contact, when two bodies are in physical contact with each other, are known as कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, सिंपल है। ओके, जो कॉन्टैक्ट में आए उसके बाद मतलब लगे वो है हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देन यहाँ पर मैंने कुछ टिक किया है, क्या टिक किया है, हाँ, नॉर्मल रिएक्शन का बोला है जो परपेंडिकुलर। एक सेंटेंस गिवन है तुम्हें, अगर तुम्हें देखना हो पेज नंबर 100 पे राइट हैंड साइड पे थर्ड लाइन, द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट
नॉर्मल टू दी सरफेस, सरफेस के ऊपर नॉर्मल टू दी सरफेस इज इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड दी नॉर्मल रिएक्शन। तो वो नॉर्मल रिएक्शन एन होता है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। द कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस इज इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ओके, जो पैरेलल होता है वो कौन सा होता है? फ्रिक्शन। जैसे हमने डिस्कस किया ही कि जो हमारा नॉर्मल फोर्स है दैट इज द परपेंडिकुलर एंड जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज द पैरेलल, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। ओके, तो वही चीज है, वो इम्पोर्टेंट है। देन एक वो सेकंड पैराग्राफ में लास्ट फोर्थ लास्ट में लिखा हुआ है द रिस्टोरिंग फोर्स इन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। मतलब कि जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग पे तुमने, स्ट्रिंग है, रोप है, वायर है, उसमें तुमने कुछ भी वेट रखा हुआ है तो वो, जैसे कि अभी हमने बोला ग्रेविटेशनल पुल है हमारे ऊपर, तो हमारे ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है फिर भी हम नीचे नहीं चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है, इसलिए। सेम वे में अगर रोप, स्ट्रिंग, वायर से कुछ वेट लटकाया हुआ है, ओके, हैंग किया हुआ है, तो वो भी ऐसा नहीं है कि रोप को तोड़ दे रहा है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा होगा तो रोप को तोड़ देगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं जब रोप को नहीं तोड़ रहा है। तो जो रोप, वायर, स्ट्रिंग को नहीं तोड़ रहा है दैट मीन्स रोप भी एक फोर्स लगा रहा है कि नहीं भाई नीचे नहीं जाने देंगे, नहीं खींचेंगे, लाइक दैट। ओके, वो टग ऑफ वॉर, सामने से खींच रहे हैं यहाँ, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही गेम स्टार्ट हुआ और रोप बीच में से टूट गई, ऐसे थोड़ी होगा। ओके, तो कई लोग ये साइड से फोर्स लगा रहे हैं, वो साइड से भी फोर्स लगा रहा है, और रोप दोनों पे फोर्स लगा रहे हैं। जो यहाँ फोर्स ये साइड से खींच रहे हैं उसको, सपोज मैं रोप हूँ, ओके, और यहाँ पे सब लोग हैं, सब लोग ऐसे खींच रहे हैं तो रोप उन लोग को यहाँ से खींच रहा है, और यहाँ पर सब लोग रोप को ये साइड खींचना चाह रहे हैं तो रोप यहाँ से उनको ये साइड खींच रहा है। मतलब कि ये हमारी रोप है। ओके, अब सब लोग हैं यहाँ पर, तो वो कौन सी साइड खींच रहे हैं? ये साइड खींच रहे हैं रोप को, और वैसे ही यहाँ पर बाकी सारे लोग हैं। ओके, इक्वल कर देते हैं, और ये लोग यहाँ खींच रहे हैं, तो रोप भी करेगा, फोर्स एक्ट करेगा। ओके, दैट इज द टेंशन फोर्स। तो वो कौन सी साइड लगेगा? ऑपोजिट टू दिस, मतलब ये होगा से हमारा टेंशन और ये भी होगा से हमारा टेंशन। दिस टेंशन विल बी इक्वल टू ये लोग जितना फोर्स लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है दोनों टेंशन सेम हो जाएगा, अगर ये दोनों फोर्स सेम लगा रहे हैं तो दोनों टेंशन सेम होगा। अदरवाइज सपोज ये लोग 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। और ये लोग 2 न्यूटन लगा रहे हैं तो ये भी कितना हो जाएगा? से 2 न्यूटन। डन। ओके, सो लाइक दैट वो हमारा कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स है। ओके, सो जैसे मैंने बताया अब हमें बात करनी है मेनली फ्रिक्शन फोर्स की। सो लिख लो एक सेंटेंस, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स that opposes relative motion, that opposes relative motion. Friction is a contact force that opposes relative motion. तो ये तो सिर्फ सेंटेंस है कि जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे वही हमारा वो फोर्स ही फ्रिक्शनल फोर्स है। एंड नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट, नो लिखो, हाँ, नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट, नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट till an external force is applied. No friction exists till an external force is applied. मतलब कि देखो, अब मैंने क्या बोला? नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट टिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। मतलब जब तक फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब तक कोई फोर्स होता नहीं है। इससे पहले हमने बोला कि फोर्स होता है। क्यों? जब मैं खड़ा हूं तब तुमने बोला ना कि फोर्स होता है। ओके, अभी हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सेंटेंस भी सही है। नो फोर्सेस, नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट टिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ओके, तो बात तो सही है। जैसे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है, ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ, ओके, और मैं पूछूं कि अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, अगर खड़े हैं
तो नहीं लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, अभी खड़े ही है, जैसे कि चेयर यहाँ पर स्टेशनरी है ही, तो उसको कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ओके, दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक mg नीचे और n ऊपर, दैट्स इट। ओके, वैसे ही मैं खड़ा हुआ हूं तो मुझे भी फ्रिक्शनल फोर्स अभी नहीं लग रहा है, बट जो मैंने क्यों बोला कि ये पार्शियली सही है, अगर मैं मूव करना चाह रहा हूं, अभी हम देखेंगे। ओके, हमें देखेंगे कि अभी वही देखना है। सो फ्रिक्शन हमने जैसे बोला कि रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, वो होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। उसमें हमें तीन फोर्सेस देखने हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके, और तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ये तीन फ्रिक्शन हमें ये चैप्टर में कंसिडर करने हैं। कौन कौन से? स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, बहुत ही इजी है तीनों। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन से। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? देखो पहले मैंने अभी सेंटेंस लिखवाया, नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट टिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ऊपर नीचे फोर्स बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में हूँ मैं। अब यहाँ से जब तक कोई फोर्स नहीं, मुझे सपोज ये साइड मूव करना है, तो कोई धक्का नहीं मारेगा तब तक मैं, मतलब अगर कोई नॉन लिविंग बॉडी है तो मुझे धक्का मारने की जरूरत नहीं, मैं सोचूंगा और फिर जाऊंगा। ओके, बट सपोज कोई नॉन लिविंग है, उसको धक्का मारना पड़ेगा, नहीं तो वो मूव ही नहीं करेगा, इनर्शिया भी वहां पे आ गया है। ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है? ये कौन सा फ्रिक्शन है? फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अभी हमने क्या सेंटेंस लिखा? नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट टिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। मतलब कि ये बॉक्स है, ओके, ये सरफेस है, ये सरफेस पर बॉक्स है। अब ये बॉक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके, सो अभी कंफ्यूज करने के लिए mgn अभी नहीं लिख रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ओके, सो अभी जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लग रहा है तो अंदर फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं है। मान लो कि मैंने यहां पर फोर्स लगाया F, वॉट एवर मैग्नीट्यूड का, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 0.5 न्यूटन, वॉट एवर मैंने फोर्स लगाया। तो जैसे हमारा इनर्शिया था, फर्स्ट लॉ एंड से लॉ ऑफ इनर्शिया, कि इनर्शिया क्या है? रेजिस्टेंस टू चेंज। वैसे ही स्टैटिक का मीनिंग क्या है? स्टेशनरी। तो वन टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज देयर which opposes the motion. Okay, मतलब motion start, which opposes the start of the motion. मोशन स्टार्ट ही नहीं होने देता। देखो तीनों तीन तो मोशन में होंगे तब लगेंगे, लेकिन ये मोशन में होगा तब नहीं लगेंगे। ये मोशन में होगा, ये भी मोशन में होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कब? जब मोशन नहीं है, स्टेशनरी है। और मैंने जैसे यहाँ पे फोर्स लगाया तो हम क्या बोलेंगे? फोर्स लगाया तो ये मूव करने लगेगा? नहीं, फोर्स लगाया तो मूव नहीं करने लगेगा। जैसे कि ये चेयर है, इसको मैंने देखो फोर्स लगाया, कहाँ मूव की? नहीं की, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाया, देखो मूव ही नहीं की। तीसरी बार लगाया, तीसरी बार भी फोर्स लगाया, मूव नहीं की। चौथी बार लगाया, थोड़ी मूव की। ओके, पांचवी बार लगा, थोड़ी मूव की। मतलब मूव नहीं कर रही, दैट डज नॉट मीन कि मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो अभी जब मैं फोर्स लगाया, ये लगा रहा हूं, लेकिन ये मूव नहीं कर रही है, बट फोर्स तो लगाया ना। तो मैंने क्या बोला था? जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक फ्रिक्शन फोर्स होता नहीं। लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स लगा, लेकिन ये मूव नहीं कर रही है, दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स है। ये कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन, जो ओपोज करता है स्टार्ट ऑफ द मोशन को। मोशन स्टार्ट ही नहीं है, अभी स्टेशनरी है और उसकी स्टार्ट हो नहीं है, मोशन स्टार्ट होनी है, उसको ही ऑपोज है। हम नहीं हिलेंगे, लाइक दैट, नहीं हिलना है, मुझे हिलना ही नहीं। फिर अभी मैंने फोर्स लगाया, समझ में आया? ओके, अभी मैंने फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, सपोज ये 1 न्यूटन है और मेरा यहाँ पे है 5 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स है। ओके, तो होगा क्या? वो स्टेशनरी का स्टेशनरी रहेगा। फिर मैंने फोर्स बढ़ाया, 1 की जगह 2 न्यूटन कर दिया, तो भी ये बढ़ कुछ नहीं होगा,
फिर 3 न्यूटन कर दिया तो भी ये स्टेशनरी रहेगा, 4 न्यूटन कर दिया तो भी ये स्टेशनरी रहेगा, 5 न्यूटन कर दिया तो भी ये स्टेशनरी ही रहेगा, एंड 5.01 न्यूटन किया अगर, 0.1, हाँ 1 भी नहीं 0.1, तो ये क्या हो जाएगा, ये फोर्स इस फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स मोशन विल स्टार्ट, मोशन स्टार्ट हो जाएगी। तो 5 न्यूटन जो है दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आया? देखो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कंसेप्ट भी सिंपल है, और बड़े बड़े न्यूमेरिकल जो होंगे वो इतने छोटे छोटे कंसेप्ट से सॉल्व होने वाले हैं। ओके, तो अच्छे से समझो, समझना इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रखना है स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब ये वो तो डेफिनेशन हो गई, तुम्हें समझना है, समझोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर तुम खुद भी अपनी डेफिनेशन भी बना सकते हो। ओके, तो समझ में आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन ये है कि जो फोर्स लग रहा है, कब लग रहा है, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो जाए और उसको, अभी वो मोशन में नहीं है, स्टैटिक है, सो स्टैटिक कंडीशन में ही रहने के लिए वो एक्सटर्नल फोर्स को अपोज कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ओके, तो देखो दिस फोर्स, ये फोर्स भी फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा, पैरेलल होगा। ओके, पैरेलल फोर्स सरफेस ऑफ द बॉडी। देन से लिखो एक सेंटेंस, फोर्स दैट रेजिस्ट, force that resist, force that resists initiation of motion, initiation of motion of one body, force that resists initiation of motion of one body over another, with which it is in contact, it is in contact। सो अभी एक सवाल का जवाब दो, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, क्या उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है? बॉडी मूव कर रही नहीं है, स्टेशनरी, चेयर स्टेशनरी, क्या उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, हाँ या ना? ऑब्जेक्ट को मूव करना है कोई, नहीं मतलब ऐसे समझो, हो सकता है या नहीं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है। ओके, क्वेश्चन सुनो। ओके, और तुम क्वेश्चन मत करना, नहीं तो उसके अंदर आंसर आ जाएगा फिर। ओके, क्वेश्चन सुनो, क्या कह रहा हूं कि ये बॉडी है, अभी रेस्ट पे है। ओके, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन बाय दिस बॉडी हो सकता है? ये बॉडी क्या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दे सकती है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है ये बॉडी पे, हाँ या ना? अभी ये रेस्ट पे है, हो सकता है, हो सकता है। ओके, और एक सवाल, ये बॉडी रेस्ट पे है, अभी मैं इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगा रहा नहीं हूं और वो रेस्ट पे है, क्या ये बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दे सकती है? नहीं, नहीं होगा, दोनों केस में होगा। क्वेश्चन समझे, पहले केस में मैं बोला कि ये बॉडी रेस्ट पे है, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तो तुमने बोला हाँ होगा। दूसरे केस में मैंने क्वेश्चन में थोड़ा ही ऐड किया कि बॉडी रेस्ट पे है एंड व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन होगा? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, कोई सा भी, दोनों में ही नहीं लग रहा है, पहले केस में भी नहीं लग रहा है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ही नहीं,
मतलब मैं पहले केस में क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ ऐसा बोल रहा हूँ कि इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर उसमें आ जाएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। मैंने क्वेश्चन पहला क्या पूछा, बॉडी रेस्ट पे है, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बॉडी रेस्ट पे है, व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर नॉट अप्लाइड, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, बस इतना ही क्वेश्चन है। क्या आएगा आंसर दोनों केस में? फर्स्ट का हो सकता है और दूसरों का नहीं हो सकता है। हाँ, कोई और आंसर? दोनों का नहीं, दोनों का नहीं। नहीं हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, फर्स्ट का हाँ, दूसरे का नहीं। सो दूसरे केस में तो नहीं हो सकता स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मैंने बोला कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट होना स्टार्ट होगा। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो होना स्टार्ट नहीं होगा। पहला क्वेश्चन में मैंने कुछ फोर्सेस की बातें नहीं की। पहले क्वेश्चन में मैंने बोला कि व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इसका जवाब हाँ भी नहीं हो सकता और ना भी नहीं हो सकता। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने तो फोर्स की बात ही नहीं की। अगर मैं बोलता सेकंड क्वेश्चन में जैसे बोला कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर नॉट देयर, तो तुम 100% श्योर तरीके से बोल सकते सर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अप्लाइड ही नहीं है एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं ऐसा बोलता कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड, उस केस में भी तुम्हारा आंसर सेम रहता। क्या सर हो भी सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन? नहीं, एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड, अप्लाइड बोला है तो होगा ही होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ही होगा। अंडरस्टूड? तो दोनों आंसर होंगे। इट्स नॉट कि तुम 100% हाँ बोल सको। समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मुझे पता चले कि तुम समझ गए या नहीं, उसके लिए मैंने क्वेश्चन पूछा। ओके, सो दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो ऊपर एक पहला ही सेंटेंस लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन। जब अप्लाइड फोर्स नहीं होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ही नहीं। एंड देन स्टैटिक फ्रिक्शन ऑपोजेस इंपेंडिंग मोशन। देखो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑपोजेस इंपेंडिंग मोशन। ये इंपेंडिंग मोशन क्या है? वही है, देखो इंपेंडिंग मोशन मतलब वैसे मोशन जब फ्रिक्शन है ही नहीं, जब फ्रिक्शन इज एब्सेंट। देखो उसके बाद लिखा हुआ है द टर्म इंपेंडिंग मोशन मीन्स मोशन दैट वुड टेक्स प्लेस अंडर द अप्लाइड फोर्स इफ फ्रिक्शन वेयर एब्सेंट। मतलब इंपेंडिंग मोशन मतलब क्या? फोर्स लगाया, मोशन हुई, फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे? इंपेंडिंग मोशन। दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन ऑपोजेस द इंपेंडिंग मोशन। मतलब फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, उसको इंपेंडिंग मोशन बोलेंगे। तो मतलब क्या है? बॉडी मूव ही होती जा रही है। तो ये जो बॉडी मूव ही होती जा रही है इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, उसको जो ऑपोज करता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, वो सेंटेंस गिवन है। नाउ उसको डिनोट किया जाता है एफ एस से। एफ दैट इज फॉर फोर्स एंड एस इज फॉर से स्टैटिक। ओके, सो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जनरली हम फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, क्योंकि वो सेकेंड लॉ वाला जो एफ है ये, ओके, वो मैच ना हो जाए इसके, तो ये हमारे सेकेंड लॉ वाला एफ है। दोनों फोर्स ही है, सेकेंड लॉ वाला एफ मतलब दोनों फोर्स ही है, बट ये फ्रिक्शनल फोर्स है और ये हमारा दे चेंज इन द मोमेंटम पर चेंज इन टाइम वाला फोर्स। ओके, सो इसको हम डिनोट करते हैं एफ एस से, एस फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? उसकी वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स should be say less than or equals to say it is directly proportional. Okay, frictional force is proportional to the normal force. Okay, normal force जो होता है उसके proportional होता है। और अगर मैं ये निकाल दूं proportionality, तो proportionality constant आ जाता है mu s into n, where mu s is the coefficient of static friction. Okay, देखो mu s is the coefficient constant of proportionality and the coefficient of static friction, and that depends on the surface in contact. मतलब कि तुम जो surface से contact में है बॉडी, उसकी surface की क्वालिटी पे, जैसे कि वुड पर है
तो डिफरेंट होगी, प्लास्टिक पे है तो म्यू एस डिफरेंट होगा, ग्लास स्लैब है उसका म्यू एस डिफरेंट होगा। सो जो सरफेस पे मोशन हो रही है वो सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस। सो एफ एस इज इक्वल्स टू से म्यू एस, मतलब कि जो ये म्यू एस एन है, ओके, एन इज अवर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो हमने देखा था। सो एफ एस की स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू एस एन, ओके, ये मैक्सिमम वैल्यू है उसकी, उससे कम हो सकती है वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इससे कम तो हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं ज्यादा होगी, सपोज ये हमारी मैक्सिमम है, क्यों ज्यादा नहीं होगी, ऐसा समझो कि ये 5 न्यूटन है वो मैक्सिमम है और वही क्या है एफ एस, तो ये कम हो सकती है 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन, और फिर जैसे ही 5 न्यूटन हुआ तो दोनों क्या हो गए, सेम। कौन से दोनों सेम हो गए, ये फोर्स, ये कैपिटल एफ, ये और ये दोनों सेम हो गए, 5 न्यूटन हो गया। तो अब जैसे ही 5.01 न्यूटन हुआ उस केस में क्या हुआ, कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन से वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 0.01 न्यूटन बढ़ गया। ये फोर्स बढ़ गया, इसलिए अब जो बढ़ा हुआ टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं हम, जिस साइड अगर दोनों साइड सेम फोर्स है, ओके, तो फिर कुछ साइड मूव ही नहीं करेगा, लेकिन एक साइड में अगर ज्यादा फोर्स लग रहा है तो फिर वो साइड रोप भी मूव करेगी और वो बॉडी भी, वो लोग भी ये साइड मूव होने लगेंगे। वैसे ही जो जब भी अगर स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या, मोशन को ही ऑपोज करने वाला फ्रिक्शन फोर्स है, तो जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू रीच हो जाएगी उससे भी ज्यादा फोर्स अगर तुमने अप्लाई कर दिया तो वो स्टैटिक रहेगा ही नहीं, वो स्टेशनरी रहेगा ही नहीं, वो मोशन स्टार्ट कर देगा। तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एस इंटू एन। अंडरस्टूड। म्यू एस की वैल्यू डिपेंड्स ऑन, म्यू एस की वैल्यू डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑन विच द मोशन इज टेकिंग प्लेस। जो सरफेस है, वुड है, ग्लास है, रोड है, जो भी है, उसकी सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, म्यू एस, ओके, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और स्टैटिक फ्रिक्शन, तुम कुछ भी बोल सकते हो। एंड द लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोलेगा, मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो एक्चुअली अब स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे ही फोर्स अप्लाई हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स कि स्टैटिक फ्रिक्शन तो इससे कम तो हो सकता है, जैसे 1 न्यूटन तो हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 5 से ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो सकता। दूसरा लगाने वाला तो हमें जो लगाना है लगा देंगे, लेकिन पर्टिकुलर बॉडी के लिए उसके मास, ग्रेविटी और वो सब छोड़ो, जो सरफेस है, सरफेस उसके अकॉर्डिंगली जो सरफेस है वो उतना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी, तो म्यू एस सरफेस का होगा इनटू नॉर्मल फोर्स जो करेंगे वो वैल्यू देगी हमें स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की। उतनी वैल्यू है तो दैट इज अभी मोशन नहीं हुआ है, मतलब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जैसी ही, जितनी ही है एग्जैक्ट, तो मोशन स्टार्ट नहीं हुई है। उससे कम है तो भी मोशन स्टार्ट नहीं हुई, और अगर उससे ज्यादा है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, तो मोशन स्टार्ट हो गई है। मत समझ में आया ना। तो मेरा क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एफ एस, हमारा मतलब एफ एस क्या क्या हो सकता है, वो इक्वल टू म्यू एस इंटू एन हो सकता है, वो लेस देन भी म्यू एस इंटू एन हो सकता है, बट वो कभी ग्रेटर देन नहीं होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर नहीं होगा, मतलब ग्रेटर नहीं होगा मतलब सर यहाँ तो ग्रेटर ही है, देखो 1 न्यूटन और 5 न्यूटन ग्रेटर तो है, अरे ग्रेटर है लेकिन उसकी वजह से मोशन नहीं होगा। मैं मोशन की बात कर रहा हूँ कि जब मोशन हो तब ये ज्यादा नहीं, अगर वही ज्यादा हो गया तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ, स्टैटिक कहाँ है, फिर तो मोशन में आ गए। अंडरस्टूड। सो ये हमारी कंडीशन है, एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। वो उसके जितना होगा तो एफ एस को हम मैक्सिमम एफ एस बोलेंगे, और अगर उससे कम है तो वो हमारा सिर्फ एफ एस ही है। ओके, मतलब जो मैक्सिमम एफ एस है उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, क्या बोलेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग वैल्यू क्यों, मतलब ये लिमिट हो गया ना, मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, उसके आगे जा सकता नहीं है, वो डिफरेंट बॉडी के लिए डिफरेंट होगा। अंडरस्टूड।
तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके ओके चलो सो mu s is nothing but it is the characteristics of the surface। okay देखो क्या क्या बोल सकते हैं हम, characteristics of the surface बोल सकते हैं, constant of proportionality बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं कि coefficient of static friction। क्या क्या बोल सकते, ये सब उसके नाम है, नाम क्या क्या हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरफेस है, सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये उसका नाम नहीं है, दिस इज नॉट अ नेम, यही है म्यू। ओके ये सारे नाम है, कोएफिशिएंट ऑफ से क्या बोला मैं, प्रोपोर्शनैलिटी का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब ये प्रोपोर्शनैलिटी निकालने के लिए हमने कोएफिशिएंट डाला तो उसका एक नाम हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ से स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके ये छोटा छोटा लिखने में वैसे ही भूल जाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके वो भी उसका नाम है कि स्टैटिक, देखो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन चल रहा है इसलिए स्टैटिक, फिर आगे काइनेमेटिक पढ़ेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी आएगा, इसीलिए अभी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो उसका नाम है क्या म्यू एस। म्यू एस इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सरफेस, जो पहले लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सरफेस। What does it mean? What does it mean? Mean मतलब क्या, जैसे ये बुक है मेरी, ओके मैं फ्लोर पे है और उसके ऊपर फ्लोर पे है बुक और मैं उसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो समझो कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ भी हुआ हो, वो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात नहीं, अभी सिर्फ सिंपल हमारा समझो क्या है, हमारे डे टू डे लाइफ का एग्जांपल, बुक है फ्लोर पे है, मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, उसने थोड़ा m इंटू ए मास और पर्टिकुलर एक्सेलरेशन उसने थोड़ा मूव किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डन, हमारे क्लास 9 का लेवल। फिर उस यही बुक को मैंने अब वुडन सरफेस पे रखा, ओके वापस 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर भी उसने मूव किया, फिर वही बुक को मैंने रोड पे नीचे रखा और वापस सेम, ऑल 3 केसेस सेम 1 न्यूटन का ही फोर्स लगाया। ओके चौथा केस हम उसे सी शोर, ओके सैंड है, ओशन बैंक, ओके रिवर बैंक, ओशन बैंक वहां पर है, तो सैंड है पूरी गीली, ओके वहां पर, और ड्राई व्हाटएवर, वहां पर मैंने बुक रखी, अगेन 1 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा हूं। क्या चारों केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ड्यू टू दी अप्लाइड फोर्सेस बाय मी क्या सेम होगा? नहीं होगा, ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि हर बार जो फ्रिक्शन प्रोवाइड होता है बाय दी सरफेस फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा ना, जैसे कि अभी मैं यहाँ फ्लोर पे चल रहा हूं तो उसका कोई फ्रिक्शन है, फिर वही फ्लोर पे ऐसे केले का छिलका है तो फ्रिक्शन कम हो गया तो गिर गया, ओके फ्लोर वही है लेकिन बीच में क्या आ गया, केले का छिलका मतलब पील ऑफ बनाना, तो सरफेस स्मूथ हो गई, ओके। और बहुत ज्यादा रफ सरफेस है तो मुझे चलने के लिए बहुत लोड लगेगा, लोग गिर जाते हैं मार्बल पे, पानी, ये मार्बल है सपोज, पानी गिरा हुआ है, गिर जाएंगे, तो पर्टिकुलरली हम से बाथरूम है, टॉयलेट है तो उसमें मार्बल नहीं रख सकते या कोटा स्टोन नहीं रख सकते, रखो तो भी फिर कैसे रखने पड़ेंगे, रफ मार्बल, मतलब ऐसे पाँव तुम पैर रखो तो बीच में कुछ ग्रिपिंग आए, ओके छोटी छोटी साइजेस, बीच में कुछ लगाया हुआ हो, एपॉक्सी फिल की हुई, लाइक दैट। मतलब कहने का मीनिंग क्या है, सभी केस में फ्रिक्शन अलग अलग लगा। क्यों अलग अलग लगा? इट इज दी उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी है, ओके। जैसे कि मैं अभी गुस्सा करूं, तुम तीनों पे गुस्सा करो, ओके, तो शायद कोई बहुत ज्यादा ले लेगा कि सर आज क्या हुआ, मुझ पे ऊपर गुस्सा है, तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, तो उसने रो दिया, ओके। कोई स्टेबल है, चुप ही रह गए, कुछ बोल नहीं रहे हैं, ओके। और कोई हंस रहा है, उसको पता चल गया कि मैं तो मस्ती कर रहा था, ओके। तीनों केस तो अप्लाइड फोर्स तो सेम था, लेकिन तुम लोगों ने रिस्पॉन्ड किस तरह से किया, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट माई, ओके। मैंने तो अप्लाइड फोर्स सब पे सेम किया, लेकिन तुम लोगों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स। यही होता है लाइफ में, ओके। लोग तो सब कुछ कहते हैं, मतलब कुछ भी होता है, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है, किसी को जैसे कि कुछ फेल हो गए, हम फेल हो गए इन द सेंस मार्क्स कम आ गए, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे कभी मार्क्स कम ही नहीं आए, ओके। सबके ही मार्क्स कभी ना कभी तो कम आए ही होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ऐसे ऐसे सक्सेस ही है, आराम से बोलना पड़ेगा, ओके। सो तो
फेलियर भी होगी, बट हाउ यू हैंडल इट, हाउ यू रिस्पॉन्ड इट, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे ही ये सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे हैंडल करें। जैसे हम रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन पढ़े थे क्लास 10 में फिजिक्स में, तो रिफ्रैक्शन तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग था। एयर में से तुम वाटर में जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, एयर में से तुम ग्लास स्लैब में जाओगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n अलग है, एयर में से तुम पेट्रोल में जाओगे कैरोसिन में जाओगे उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग है। क्यों भाई, क्यों सबका अलग अलग है? जो जा रहा है वो सेम है, एयर में से ही जा रहा है, अरे जिसमें जा रहा है वो अलग है ना, उसका मटेरियल अलग है। सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टी। वैसे ही ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टी है। ओके हाँ, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टी। नाउ एक सेंटेंस लिख लो, स्टैटिक फ्रिक्शन is always less than or equal to the limiting value of Fs. मतलब क्या है, यही जो मैंने लिखा था, कहाँ गया ये, static friction is always less than or equal to, this is the limiting value of Fs। लिमिटिंग वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू है ये, उससे ज्यादा होगा नहीं, लिमिट कर दिया हमने। मैक्सिमम वैल्यू μs into n है, उससे ज्यादा होगा नहीं, उससे कम हो सकता है, उससे जितना हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी एंड फॉर अ पर्टिकुलर सरफेस। ओके, नाउ नेक्स्ट केस, फ्रिक्शनल फोर्सेस दैट ऑपोजेस रिलेटिव मोशन। ये जो बुक में लिखा है वही पढ़ रहा हूं। क्या है, अब देखो, अभी हमने स्टेशनरी की बात की, अब हम मोशन की बात करने वाले हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म, अब हम आ गए हैं किस पे, काइनेटिक फ्रिक्शन पे। तो जो स्टेशनरी कंडीशन को अपोज कर रहा था फोर्स, वो स्टैटिक फ्रिक्शन बन गया था। वैसे ही जो रिलेटिव मोशन को, जैसे वो तो तुम्हें पता ही है, जो हम फ्रिक्शन मानते थे अब तक, वो हम कौन से फ्रिक्शन की बात करते थे, काइनेटिक फ्रिक्शन की, जो हम अब तक मानते थे। ओके, स्टैटिक के बारे में तो हमें पता नहीं था, रोलिंग के बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब हम मानते थे कि हम चल रहे हैं, हमें फ्रिक्शन लग रहा है, ये जो लग रहा है दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। वो कब लगता है, when you are in motion, when you are stationary, kinetic friction cannot happen. Okay, और when you are static at that time also, मतलब वही हुआ ना, रेस्ट कर रहे हो या स्टेशनरी हो, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। और अगर तुम मोशन में ही हो तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा यार, तुम मोशन में हो तो स्टैटिक कहां से हो गए। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। सो बुक में से ही पढ़ रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स दैट ऑपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस इज कॉल्ड काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है, काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। याद रखना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी उसका दूसरा नाम है, एंड इज डिनोटेड बाय एफ के। ओके, स्मॉल के। देन इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, कितने कॉन्टेक्ट में एरिया है, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। इसके ऊपर से न्यूमेरिकल में या नीट में तुम्हें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बताओ, ऐसे। ये मेरा ब्लॉक है और वही सरफेस पे ये दूसरा ब्लॉक है। ओके, यहां पर 1 न्यूटन फोर्स लगा है और यहां पर भी 1 न्यूटन फोर्स लगा है। ये बड़ा है तो इसका मास है 10 kg, और ये बड़ा है तो उसका मास है से, और छोटा है तो इसका मास है से 5 kg। ओके, तो जो सरफेस फ्रिक्शनल, ये मोशन में है, दे आर इन मोशन, ये लोग मोशन में है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन सरफेस ऑफर करेगी ये दोनों को, क्या सेम होगा? नहीं। सोचो, ऐसे ही नीट जेडब्ल्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम होगा चिराग? सेम नहीं होगा। सेम होगा तो क्यों सेम होगा, और सेम नहीं होगा तो क्यों सेम नहीं होगा?
आता है उसका मास कम है तो लाइट वेट को थोड़ा कम पड़ेगा, लाइट वेट को थोड़ा कम लगेगा rather than ज्यादा। that we will discuss when we discuss the equilibrium again, जब न्यूमेरिकल हम देखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे mg ज्यादा हो गया है और यहाँ का mg कम है, यहाँ का वेट फोर्स ज्यादा है क्योंकि उसका मास ज्यादा है और यहाँ पे mg कम है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ का जो n है वो ज्यादा है और यहाँ का जो n है वो कम है। बट फ्रिक्शनल फोर्स ये ज्यादा सरफेस है तो वो ज्यादा सरफेस है, मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है। वो अभी सेंटेंस पढ़ा उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ कि एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे ज्यादा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे कम। हम ऐसे ही तो सोचते हैं कि जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बट इट्स नॉट द वे। मतलब हम ऐसा समझो, इससे भी सिंपल एग्जांपल कर देते हैं कि हम चल रहे हैं और हमारा बच्चा चल रहा है, मतलब छोटा बेबी चल रहा है, ओके। तो हमारे पैर देखो कितने बड़े हैं, उसके कितने छोटे हैं, और से एलिफेंट चल रहा है उसके कितने बड़े हैं। फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द लैंड टू अस इज सेम, इट्स नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ द सरफेस। ये मैं कहना चाह रहा था। सो दैट इज द, फिर से पढ़ता हूं, इट इज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। फर्दर इट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑल्सो। वो वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो अब इसका आंसर तो बताओ। हाँ, तुमने सेम बोला। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे आंसर, ओके, एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पे कम है, फिर भी फ्रिक्शन फोर्स सेम रहेगा, उस केस में वो बात सही है। लेकिन तुमने मास बोला, बट मैंने बता दिया कि मास ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो मास जो है यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ज्यादा लगेगा जैसे मैंने तुम्हें बताया, और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स कम लगेगा क्योंकि यहाँ पे कम वेट फोर्स कम है तो नॉर्मल फोर्स कम लगेगा। डन। तो इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल फोर्स अप्लाइड। इससे तो इंडिपेंडेंट है लेकिन नॉर्मल फोर्स से वो इंडिपेंडेंट नहीं है। सो अगर तुम कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर इसका आंसर दो तो वो सेम रहेगा, बट अगर क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं ना, ओके, गलत क्यों, गलत नहीं है, बट मैं दो कंसेप्ट एक ही फिगर में समझाना चाह रहा हूं, तो हम अलग अलग कंसेप्ट रखते हैं ना, ओके। ये रहा, यहां लग रहा है, और यार सेम बना दिया, ओके। ये है बड़ा और से ये है छोटा, ओके। एरिया बड़ा और छोटा है, ये है 10 kg, ये भी है 10 kg, ओके। और यहाँ लग रहा है, ये तो नहीं यहाँ लग रहा है 1 न्यूटन और यहाँ भी लग रहा है 1 न्यूटन। चलो बताओ फ्रिक्शनल फोर्स जो मोशन में, अगेन दे आर इन मोशन, सो क्या फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स सेम लगेगा? सेम लगेगा, ओके। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स सेम लगेगा। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट एरिया यहाँ पे ज्यादा है, कम है, लेकिन इट इज इंडिपेंडेंट। अब अगर मैं ऐसा करूं कि ये 10 को मैं 20 कर दे रहा हूं, अब भी क्या सेम लगेगा? हाँ, फोर्स तो ये तो 1 न्यूटन, मतलब वो उसको मैंने नहीं छेड़ा है, फोर्स वही लग रहा है, मोशन में है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि मोशन में लाना है, दे आर ऑलरेडी इन मोशन। मोशन में लाना होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, दे आर इन मोशन, ओके। तो अब बताओ जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ ऐसे लगेगा, यहाँ ऐसे लगेगा, क्या वो सेम लगेगा? On basis of area, like नहीं, वो तो पूछ लिया मैंने, खत्म, अब खत्म, वो एरिया वाला खत्म। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस, वो इंडिपेंडेंट है, ओके। और फिर उसके बाद हमने एक सेंटेंस पढ़ा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑल्सो। वेलोसिटी कितनी है उससे भी इंडिपेंडेंट है। वेलोसिटी कितनी है मतलब कि
कहीं पे ज्यादा फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, कहीं पे कम फोर्स लगाया उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑल्सो। ये एक सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। ओके, तो तुम्हें क्वेश्चन ऐसे ही बना के देंगे कि तुम्हें लगा ओ ये इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है, तो जिसकी वेलोसिटी कम है ना उसको शायद ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा होगा, इसलिए उसकी वेलोसिटी कम है एंड ऑल, ये सब हम सोचेंगे। बट ये सेंटेंस याद रखने पड़ेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। इसीलिए देखो हम पूरा, मैं लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओके डन। तो हाँ, तो इसका आंसर तो बताओ। वो जो दो कॉन्सेप्ट पढ़े वो ठीक है, लेकिन उसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं कि जो अभी तक हम बात कर रहे थे Fs इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, वैसे ही जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू के इंटू एन। ओके, म्यू के इंटू एन। अब बताओ ये केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा दोनों पर या अलग अलग लगेगा? ये फॉर्मूला को देखकर बताओ जल्दी। डिफरेंट लगेगा, क्यों? क्योंकि नॉर्मल तो के ऊपर तो डिपेंडेंट है। यस, नॉर्मल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ जो mg है उतना यहाँ पे n होगा, और यहाँ जो mg है उतना यहाँ पे n होगा। तो यहाँ mg कम है तो यहाँ का n कम होगा, और यहाँ का n ज्यादा होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, यहाँ पे कम लगेगा। हमें मास, डायरेक्टली मास देख के मत बता देना, एक्चुअली मास पे ही डिपेंडेंट है एक्चुअली, तो क्योंकि बाद में तो ग्रेविटी ही लग रही, तो मास पे भी देख के बता सकते हो, तो बता सकते हो। मतलब ज़्यादा मास होगा तो उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, बट यू चेक के फोर्स कितना लग रहा है। ओके, फोर्स भी इम्पोर्टेंट है। अगर फोर्स ही कम लग रहा है ओके और ज़्यादा मास है तो फिर कहाँ से फ्रिक्शन? ओके, तो सारे कंसेप्ट अच्छे से ये समझ में आ गया। के फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, नाउ where mu k is the coefficient of kinetic friction depends only on the surfaces in contact। मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओनली ऑन दी surfaces in contact। क्यों? क्योंकि मोशन कर रहा है ना, तो कौन सी सरफेस पे मोशन कर रहा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। ओके, then when relative motion has just begun, yes, देखो देखो तीन केस हम देखते हैं। when relative motion has just begun, मतलब जस्ट स्टार्ट ही हुआ है ये केस हमारा। when relative motion has just begun, मतलब थोड़ी ही मोशन स्टार्ट हुई है। वही केस ले लो हमारा ये वाला। ओके, तो 5 न्यूटन तक तो ये हिलने वाला नहीं था। ओके, 5 न्यूटन है तभी भी नहीं हिलेगा, सो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। 5.01 हो गया तो वो मोशन करने लगा। डन। अब स्टैटिक गया, अब कौन आ गया? काइनेटिक। स्टैटिक गया क्योंकि स्टैटिक तो है ही नहीं, अब तो मोशन हो गई है, तो मोशन में आ गया वो। तो ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, मोशन उसकी क्या हुई है? जस्ट स्टार्ट हुई है। तो वो कितनी एक्सेलरेशन से मूव करेगा? वो कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा? अब तो मूव करेगा, हमने मान लिया 5.01 हो गया और वो 5 था स्टैटिक फ्रिक्शन, तो अब तो वो मूव करने लगेगा, तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी, उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, वो कितना होगा? तो वो कितना होगा से हमारा क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। ओके, सो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है दैट इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, एंड जो हमारा फोर्स है अप्लाइड फोर्स, वो जो अप्लाइड फोर्स है और काइनेटिक फोर्स है। ओके, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स मतलब तो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है और अप्लाइड फोर्स है, कौन सा बड़ा होगा? मोशन में है ऑब्जेक्ट, कौन सा बड़ा होगा? फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है वो बड़ा होगा, राइट? तभी तो मोशन होगी। समझ में आ रहा है? सो कैपिटल एफ माइनस से ये कैपिटल, सो माइनस से एफ के, तो मतलब
ये क्यों किया मैंने F माइनस एफ के, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ज्यादा है और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कम है, तभी तो मोशन हो रही है, नहीं तो मोशन होती ही नहीं। अगर F के ही ज्यादा होता तो मोशन होती क्या, नहीं होती। दैट मीन्स F माइनस एफ के, तो उसका एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, तो हम नॉर्मल हमारा फोर्स का इक्वेशन देखें तो वो कितना होता है m इंटू ए। ओके, तो वो दो फोर्स है तो फोर्स इज इक्वल्स टू m, देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू एफ के डिवाइडेड बाय m इज इक्वल्स टू a। तो जब जस्ट स्टार्ट होगा मोशन तब उसका एक्सेलरेशन ऐसे ढूंढते हैं, जस्ट स्टार्ट होगा तब। ओके, जब जस्ट स्टार्ट होगा तो उसका एक्सेलरेशन ऐसे ढूंढते हैं। देन अगर वही कंसेप्ट, हम देखो ये समझ गए, ये केस समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन F इज इक्वल्स टू एफ के हो जाएगा तब क्या होगा, F और एफ के सेम हो गया, F है एफ के भी है लेकिन दोनों सेम है, तो क्या होगा, रेस्ट पे होगा। ये हमारा फिगर ये। ओके, सबसे पहली बात तो हमने मूव करना स्टार्ट किया, ये बहुत गंदा हो गया, हम नया बना लेते हैं। ओके, तो सपोज यहां से हम लगाते हैं 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, और ये साइड से फोर्स लगेगा, कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा सिर्फ एफ एस, वो कितना है 5 न्यूटन। ओके, ये केस हमने जो पहले वाला था वो। अब उसके बाद हमने ये भी समझ लिया क्या, कि अगर F हो गया 5.01 न्यूटन और Fs कितना है 5 न्यूटन, तो मतलब अब मोशन हो जाएगी। Fs 5 न्यूटन है और मेरा F है 5.01, मतलब मोशन हो जाएगी। मोशन हो जाएगी, जब मोशन हुई तो Fs तो रहेगा ही नहीं, फिर अब आ जाएगा पिक्चर में कौन, Fk। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि F इज ग्रेटर देन Fk, और जब ग्रेटर देन Fk होगा तो थोड़ी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, मूवमेंट स्टार्ट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन होगा F माइनस एफ के डिवाइडेड बाई m। ये हमारा केस 1 था। अब केस 2 मैं क्या बोल रहा हूं, F इज इक्वल्स टू एफ के हो जाए तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0, F इज इक्वल्स टू एफ के हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, 0। तो बॉडी क्या हो गई, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, या फिर ओके अगर बोल दिया तुमने कि F इज इक्वल्स टू एफ के है, वो तो खत्म, फिर अप्लाइड फोर्स है इज इक्वल्स टू काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, मतलब कि वो मूव नहीं कर रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन जितना रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जितना फोर्स है उतना ही फोर्स अप्लाइड फोर्स है। दैट मीन्स कोई मोशन नहीं हो रही है, इट इज स्टेशनरी, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि एफ के आता ही तब है जब मोशन में, विदाउट मोशन तो एफ के आएगा ही नहीं। भले ही मैं बोलूं वो छोटा है जो भी है, बट विदाउट मोशन एफ के तो आएगा ही नहीं। अगर मोशन में नहीं होता तो मैं एफ के लिखता क्यों, एफ एस लिखता ना, मैं एफ एस लिखता। तो एफ के लिखा है मतलब क्या, कि यही इक्वेशन में अगर हम लिख दें एफ माइनस एफ के वो 0 हो जाएंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन 0 होगा। अब हमने अगेन फर्स्ट लॉ में गए, एक्सेलरेशन 2 कंडीशन में 0 होता है, एक रेस्ट पे और दूसरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। बट यहां पर सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रेस्ट वाली कंडीशन नहीं है, रेस्ट वाली कंडीशन में तो एफ एस आ गया, फिर मैं तो एफ के की बात कर रहा हूं। समझ में आया, वो बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल में गलती हो जाती है। ओके, सो यहां पे क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब थर्ड केस, F बड़ा था F के से, F इक्वल था, अब मैं बोल रहा हूं F छोटा है भाई। अब क्या हो, ऑब्जेक्ट ये होगा ही नहीं ना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो काइनेटिक
नहीं ऑब्जेक्ट रेस्ट, देखो वापस रेस्ट पे आ गए एफ के बोल रहा हूँ मैं, एफ के। ओके वही तो मैं बोल रही हूँ, अगर वो अपोजिंग फोर्स ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट मूव। नहीं पहली बात समझ लो, एफ के कब आएगा, जब मोशन होगी तब। ओके अब बताओ क्या बोल रहे हो। अपोजिंग फोर्स ज्यादा बड़ा है हाँ तो मोशन कैसे होगी? लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ ना, एफ के कब आएगा, जब मोशन होगी तब तो उसका मीनिंग क्या है, ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो तो भी मिल जाएगा। A इज इक्वल्स टू, F छोटा है F के से, तो मतलब ऐसा समझ लो F के से छोटा है, तो यहाँ पे माइनस वैल्यू आएगी। F छोटा है F के से, तो F माइनस F के करेंगे तो कुछ माइनस वैल्यू आएगी। ओके तो वो माइनस वैल्यू आई डिवाइड बाय m। एक्सेलरेशन माइनस का मीनिंग क्या होता है, रिटार्डेशन। तो ये जो मोशन हो रही है वो भी मोशन ही है, बट एक्सीलरेशन कौन सा है, रिटार्डेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट्स व्हाई विद द ग्रेजुअल ऑफ टाइम द मोशन विल स्टॉप। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा, ऐसा बोलो, रेस्ट पे आ जाएगा, रेस्ट पे नहीं है, रेस्ट पे नहीं, रेस्ट पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सामने वाला फोर्स ज्यादा है और अप्लाइड फोर्स कम है। इसलिए जैसे हम साइकिल चलाते हैं और तुमने अप्लाइड फोर्स पैडल मारना बंद ही कर दिया, ओके, और रोड का फ्रिक्शन है, सामने से एयर का फ्रिक्शन है, तो क्या होगा, स्टॉप हो जाओगे। पैडल मारना बंद कर दिया तभी स्टॉप हो जाते हो क्या, नहीं, तो पैडल है, ब्रेक थोड़ी है। ओके समझ में आया, पक्का? ओके सो ये तीन कंसेप्ट अच्छे से काइनेटिक फ्रिक्शन के समझ में आज आ गए, ऐसा तो तुम बोले, फिर भी मैं पूछ रहा हूं, समझ में आ गए? ओके चलो, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये पहली बात दिमाग में ले आओ। फिर सोचो, रेस्ट में तो बोलना ही मत ओके, नो रेस्ट चलो हाँ, देन नेक्स्ट रिलेशन देखना है भाई, चलो शादियां करवाते हैं। सो रिलेशन क्या होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। दूर की बात करें हम, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, ऑब्वियस है स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। क्यों, क्योंकि कोई बॉडी मोशन में है तब फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब ऑपोजिंग फोर्स, और एक तो मोशन है ही नहीं, मतलब ऐसे पड़ा हुआ है रिजिड, उसको मोशन में लाना है तो ज्यादा फोर्स चाहिए। तो ज्यादा फोर्स चाहिए तो ज्यादा फोर्स दोगे तो सामने से भी ज्यादा ही मिलेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर। ओके जस्ट याद रखने के लिए समझो कि कोई स्टूडेंट है जो ऑलरेडी मोशन में है, मतलब ऑलरेडी अच्छे मार्क्स ला रहा है, अच्छे ऑलरेडी 80% ला रहा है और उसके 90 लाने हैं, तो जो मेहनत करनी पड़ेगी, ओके, उसकी कंपेयर में ये एक स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई नहीं करनी है, ओके, पढ़ना ही नहीं है, उसके 90 लाने हैं, उसके लिए तो कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वहां पे बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए। अंडरस्टूड? ओके सो काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी लेस देन दैट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये रिलेशन याद रखना, कि सेंटेंस में भी लिखना हो तो लिख लो, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर। मैं कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं तो इनडायरेक्टली यही हो जाएगा, coefficient of kinetic friction is smaller than that of the coefficient of static friction, and that's why the kinetic frictional force will be less than that of the, वो लिखना नहीं है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लिख दिया, हाँ लिख लो, and that's why kinetic frictional force will be less than that of the static frictional force. Done? Okay. चलो. Now we will discuss the numerical. अभी ताज़ा पढ़ा है तो ताज़ा पढ़ लेते हैं तो अच्छे से आ जाएगा. Example number 5.7.
देखो क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल 7 में, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स, यही आया ना, हाँ, in which a box is lying on its floor will remain stationary. हमें फाइंड करना है क्या, maximum acceleration of the train in which a box lying on its floor will remain stationary. Given that coefficient of static friction mu s will be equals to 0.15. Okay, क्या बोल रहे हैं, एकदम सिंपल वे में बोल रहे हैं क्या, एकदम सिंपल वे में क्या बोल रहे हैं, सपोज ये मेरी ये ट्रेन है, ट्रेन का फ्लोर है, ये तो गिर जाएगा, लाओ कुछ, फोन कहाँ, हाँ ये है ट्रेन का फ्लोर और दिस इज माय व्हाट से बॉक्स। ओके, तो ये ट्रेन चल रही है और बॉक्स भी उसके साथ चल रहा है, ट्रेन भाग रही है, बॉक्स भी उसके अंदर भाग रहा है, वो स्लाइड नहीं कर रहा है, जैसे हम है, हम गिर नहीं जाते। ओके, नहीं तो सोचो हम भी अंदर, ये ऐसे कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात करेंगे कभी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना हो ना तो ऐसा कि ये तो मूव कर रहा है साथ साथ में ये भी मूव कर रहा है। ओके मतलब बस चल रही है और बस में अगर तुम भी भाग रहे हो तो क्या तुम जल्दी पहुंच जाओगे? कहाँ पहुंच जाओगे? बाहर एंट्री पे पहुंच जाओगे, जाओ उतरो भाई। ओके चलो, तो ये ट्रेन का फ्लोर है, ये बॉक्स है, ट्रेन मूव कर रही है तो बॉक्स भी मूव कर रहा है। अब दूसरे केस में ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड से मूव की तो ये भी बॉक्स भी ज्यादा स्पीड से मूव, फिर और ज्यादा स्पीड से मूव किया ट्रेन, ये भी ज्यादा स्पीड से, और ज्यादा, अरे कितनी ज्यादा वही फाइंड करना है, ये मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम ए होगा कि वो ट्रेन के साथ साथ जाए आगे। हमने बोल दिया कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया अगर ट्रेन का, तो फिर अगर 11, ट्रेन तो ट्रेन है भाई, वो तो जा सकती है। ओके, तो अगर 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर एक्सेलरेशन हो गया, उस केस में ये बॉक्स का क्या होगा, ये स्लाइड कर जाएंगे ऐसे, ट्रेन आगे चली गई और ये गबड़ता गबड़ता लुढ़क जाएगा पीछे। ओके, अगर वो एक्सेलरेशन, वो जो है वो एक्सेलरेशन, जितना ही एक्सेलरेशन अगर, मतलब जैसे हमने आंसर मान लिया कि 10 है, तो 10 एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, तब तक वो उसके साथ साथ चलेगा। 9 है तो भी चलेगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है चलेगा, लेकिन 10 से बढ़ा 10.5 हुआ तो ये आगे चला गया, और ये तो सिर्फ 10 तक ही जा सकता था, 10 से ज्यादा नहीं जा सकता, तो ये चला गया और ये आगे चला गया और ये पीछे रह गया और ये गिर जाएगा। गिर जाएगा मतलब ऐसे पीछे चला जाएगा। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझो क्या है, पूछा है, डे टू डे लाइफ वाला ही प्रॉब्लम है। ओके, मतलब कोई चीज को ऐसे करके तुम ऐसे रोल ऑन कर रहे हो तो आराम से कर रहे हो, यहाँ पे तुमने रोप बांध दी है ऐसा समझो, और रोप बांध कर ऐसे नहीं, वो ट्रॉली होती, वो 10th में हमने एक वो कौन सा बेलिंडा नहीं, वो ड्रैगन, कस्टर्ड ड्रैगन, ओके, उसके पास कैसा था पूरा ट्रॉली, ओके, तो उसमें कुत्ता बिल्ली माउस सब कुछ, कुत्ता नहीं था, कुत्ता भी था, हाँ, तो वो सब रखा हुआ था, वो ऐसे पकड़ के जा रही थी, तो ऐसे करके हम जा रहे हैं, यहाँ पे बांधा हुआ है रोप, तो हम खींचेंगे तो ये भी आएगा, उसके साथ साथ ये भी आएगा, लेकिन अगर हमने ये जोर से खींच लिया तो ये ऐसे लुढ़क के पीछे रह जाएगा, ओए गिर गया। बाइक पे भी होता है कभी कभी, तुम पीछे बैठे हुए हो तो धीरे धीरे जाने दोगे तो वो पीछे बैठा हुआ है, वो अगर घूम ऐसे क्या तो वो पीछे वाला गया, आज के बाद तेरे पीछे नहीं बैठेंगे। समझ गए? ओके, तो कितना एक्सेलरेशन तक चलेगा, ओके, कितना एक्सेलरेशन तक चलेगा वही हमें पूछा गया है। तो ये तो वही केस हो गया अभी जो हमने बोला था कि फोर्स लगा रहे हैं, ओके, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे। देखो दो ही बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। हमें बॉक्स को मूव नहीं करवाना है, स्टेशनरी रखना है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, तो बस वैल्यू रख दो। ओके, तो F
इज Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, यहां पे लिख देते हैं। देखो Fs क्या था, म्यू एस इंटू एन, यही था हमारा Fs। नाउ फोर्स जो है, मेन फोर्स, ओके, वो कितना है हमारा, से m इंटू ए, दैट इज इक्वल्स टू से m इंटू ए। सो m इंटू ए इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। सो जो म्यू एस इंटू एन, तो मतलब ए क्या हो गया, ए मैक्स क्या हो गया, म्यू एस इंटू से जी, ओके, म्यू एस एम जी था ना, एम ए इज इक्वल्स टू म्यू एस एम जी। कैसे आया, कंफ्यूज मत हो जाना। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एम ए जितना, ओके, इज इक्वल्स टू कितना है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इंटू एन। डन, वही है फोर्स इज इक्वल, कितना फोर्स लग रहा है वो इक्वल कर दे रहा है, ओके, किसको, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को। तो ये है। अब हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू डालते हैं। n इज नथिंग बट mg, हम जो लगाते थे, सपोज ये बॉक्स ये जा रहा है, ओके, ये ट्रेन जा रही है, तो बॉक्स नीचे क्या लगाएगा, mg, और ऊपर क्या लगाएगा, n। तो ma इज इक्वल्स टू से म्यू एस जैसा था वैसा ही n की जगह क्या लिख देंगे, m इंटू जी, m दोनों साइड से कट हो गया, तो a क्या है, म्यू एस इंटू जी, तो वही तो है, a इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू जी, ओके। तो ये सब ना देख के वो सिंपल याद रखो, दैट इज म्यू एस की वैल्यू गिवन है वो डाल दो, जी की वैल्यू नहीं बोला है तो 10 ले लिया भाई साहब ने, वॉट एवर, इजिली आंसर आ जाएगा, नहीं तो 9.8 रख के भी तुम आंसर ला सकते हो, एग्जैक्ट आंसर। डन, सिंपल न्यूमेरिकल था, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट था कि पूछा क्या है और कैसे पूछा है, ओके। फिर तुम सोचोगे यार ये कितना इजी है, बस एम ए लगा दो, एम जी लगा दो, कट कर दो, नॉट, वही इजी है, बट कंसेप्ट समझोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। ऐसे याद नहीं रखना है कि वो ट्रेन वाले न्यूमेरिकल में एम ए इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन लगा देना है, ऐसे याद नहीं रखना है, कंसेप्ट समझो फिर लगा दो, फिर याद रह जाए तो अच्छी बात है, फिर याद भी रह जाए तो अच्छी बात है। हाँ बोलो, कोई डाउट? इसमें जो ये नॉर्मल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में लग रहा है, तो नेगेटिव क्यों नहीं दिया, माइनस mg। हाँ, लेकिन उसको तो हम इक्विलिब्रियम में कंसिडर ही नहीं कर रहे। जैसे कल हमने इक्विलिब्रियम, वहां न्यूमेरिकल में बोला गया था कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम, अब हम सेम वैसा ही, ये न्यूमेरिकल ये रहा, नेक्स्ट है नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, सेम न्यूमेरिकल, अब इसको हम सॉल्व करेंगे बट नॉट लाइक यस्टरडेज न्यूमेरिकल। जैसा कल हमने सॉल्व किया था, जैसे हमने फ्री बॉडी बनाया था कि यहाँ पर mg लगेगा तो ये 20 mg यहाँ लग गया और ऊपर लग गया n, वैसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने बोला था कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, अब हमें ऐसा कुछ देंगे नहीं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम न्यूटन सेकंड लॉ से सॉल्व करेंगे, ओके। अभी वो आएगा तो डिटेल में समझेंगे ही, लेकिन दो तरीके से अभी तक हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक तो इक्विलिब्रियम मतलब एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और फिर इक्वल कर दो, ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल्स टू नीचे वाले फोर्सेस, राइट वाले फोर्सेस इज इक्वल्स टू लेफ्ट वाले फोर्सेस। वो कब करोगे तुम, जब इक्विलिब्रियम आए तब। इक्विलिब्रियम नहीं गिवन है तो क्या करोगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाओगे। क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल्स टू ma, तो F जो भी F हो उसको एक साइड रखो एंड अदर साइड ma रख दो, डन, ओके, समझ में आ गया? हाँ, तो कहाँ गए, तो ये समझ में आ गया 4.7, डन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सी द फिगर, मतलब फिगर तुम्हें गिवन है, अ मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन है द प्लेन, अच्छा हाँ, पहले हॉरिजॉन्टल है, ओके, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिया हुआ है, ओके। सो पहले हॉरिजॉन्टल है, मतलब एक मास है, ये मास ही है, ऐसा समझो। तो ये नीचे मेरा हाथ प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये मास है, तो वही बोला है रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल एट एन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द मास जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। मतलब कि अब मेरा प्लेन जो क्या है वो एंगल बना रहा है, कितना, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री हो तब तक कुछ नहीं है प्रॉब्लम,
और जैसे ही 15 से ऊपर जाने लगेगा 15.01, तो ये क्या करने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा, ऐसा बोला गया है। ओके, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब कि म्यू एस फाइंड करना है मुझे बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। म्यू एस तो फाइंड करना है। ओके, और कहां गया, क्या पूछा है, बस m गिवन है 4 kg। तो सिंपली क्या करेंगे, देखो ये हमारा ब्लॉक है। सबसे पहले तो ये फिगर हमें ऑलरेडी गिवन ही है, सो ये थीटा यहां पर गिवन ही है। अगर वो थीटा वहां पर गिवन ना हो तो तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में JEE और मतलब मैं तो देखे है, मुझे पता है, बट मैं ऐसा जो भी हो मैं तुम्हें बताते रहूंगा। ओके, तो कई न्यूमेरिकल में तुम्हें ये थीटा यहाँ गिवन होगा, यहाँ पे नहीं दिखाया होगा, तो कैसे सॉल्व करें। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, थीटा यहाँ गिवन है, यहाँ से तुम ऐसे 90 डिग्री बना रहे हो, तो ये थीटा है, तो ये तो कितना है 90 डिग्री बना है, तो 90 ही है। और ये एंगल जो है, ये एंगल ऐसे, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है। तो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा तभी 180 होगा, नहीं तो 180 ही नहीं होगा। समझ में आया, पक्का। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 है। समझ में आ रहा है, क्लीन कर दे रहा हूं। ये एंगल कितना है 90 माइनस, लेकिन ये टोटल एंगल, ये दिस मच एंगल कितना है, ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि टोटल 90 है तो वो थीटा ही हो जाएगा ना, इसलिए ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ऐसे। तो जब भी ऐसा न्यूमेरिकल गिवन हो, ऐसी ही कंडीशन हो और तुम्हें ये एंगल गिवन हो, यू कैन डायरेक्टली टेक दिस आल्सो थीटा। यहां पर तो गिवन है, इजी हो गया। जनरली गिवन नहीं होगा, गिवन होगा तो कहां गिवन होगा, यहां पे गिवन होगा, गिवन होगा तो, या फिर यहां भी नहीं गिवन होगा, सिर्फ वर्डिंग में गिवन होगा। डन, तो तुम्हें यहां एंगल लेना है, पहली बात। ओके, हाँ, तो अब क्या करेंगे, ये मेरा ब्लॉक है 15 डिग्री ले लिया, तो mg तो स्ट्रेट नीचे ही लगेगा, वेट फोर्स, तो ये नीचे लग रहा है। ओके, mg। अब नॉर्मल फोर्स तो सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है। ओके, तो ये सरफेस तो मेरी ऐसी सीधी है नहीं, टेढ़ी हो गई है, तो टेढ़ी सरफेस से परपेंडिकुलर लगेगा, ऐसे नॉर्मल है। समझ में आया, डन। ये सीधा और ये नॉर्मल, क्योंकि सरफेस से नॉर्मल लगेगा ना, भले ही mg थोड़ा टेढ़ा हो गया है, क्यों, क्योंकि ब्लॉक ही टेढ़ा हो गया है, इसलिए mg टेढ़ा हो गया, इट्स बेस्ड ऑन दी से सेंटर ऑफ मास। ओके, तो दैट्स इट, वो है हमारा। अब ये मोशन कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, टुवर्ड्स दिस, तो इस डायरेक्शन में मोशन है, तो ऑपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा। डन, तो ये हो गया हमारा एफएस, गिवन ही है ऑलरेडी, बट समझना पड़ेगा तुम्हें। ये एफएस हो गया, बस इतने फोर्सेस है और तो कोई फोर्स नहीं है। तो ये जो mg है उसका कंपोनेंट हम बना देते हैं, जो थीटा वाला कंपोनेंट है वो है mg cos थीटा, और बाकी दूसरा है वो क्या है, mg sin थीटा। अब जैसे अभी ही जस्ट मैंने बात की तुम्हें, क्या अगर कल वाला न्यूमेरिकल होता तो हम डायरेक्टली कर देते क्या, एफएस इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, ये खत्म। बट अभी मैंने तुम्हें बताया इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसा तो यहाँ कुछ बोला नहीं है, तो अब किससे सॉल्व करेंगे, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे, मतलब F इज इक्वल्स टू ma से सॉल्व करेंगे। ओके, चलो। हाँ, सो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, mg sin थीटा इज इक्वल्स टू fs, ये तो है ही, जितना fs है उतना ही mg sin थीटा है। ओके, और जितना mg cos थीटा है उतना क्या है, n है। डन, जितना mg cos थीटा है उतना क्या है, n है। सो अब अगर तुम दोनों को से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, सो क्या होगा, इन्होंने पता नहीं इन्हें, थोड़ा हम थोड़ी जगह ले लेते हैं। ओके, सो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। एक हमारा हो गया mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा, fs। दूसरा हमारा क्या आया, mg cos थीटा इज इक्वल टू n नॉर्मल। fs की वैल्यू तो हमें पता है,
क्या है म्यू एस इंटू एन। ओके, तो ये हो गया हमारा म्यू एस इंटू एन। अब डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 डिवाइड, कल भी ऐसा ही किया था, डिवाइड किया था, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो कितना हो गया, अगर दोनों को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो mg कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा से tan थीटा इज इक्वल टू n भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू एस। देयरफॉर म्यू एस ही तो फाइंड करना था हमें म्यू एस ही फाइंड करना था, तो म्यू एस इज नथिंग बट, देखो दो स्टेप का न्यूमेरिकल, म्यू एस इज नथिंग बट tan थीटा इज इक्वल टू tan 15, टेबल में देख लो इट विल बी आई थिंक 0.27, यस 0.27, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसको हमने अप्रोक्सीमेट करके 0. तुम टेबल में देखोगे तो 0.26 समथिंग आएगा, उसको अप्रोक्सीमेट करके हमने लिख दिया है 0.27। तो इतना ही न्यूमेरिकल है। ओके, अब जैसे मैंने अभी तुम्हें बोला कि सेकेंड लॉ से सॉल्व करेंगे, क्या ये हमने सेकेंड लॉ से सॉल्व किया है या इक्विलिब्रियम कंसेप्ट से सॉल्व किया है? दोनों से किया है। देखो इतना ही है न्यूमेरिकल, कैसे दोनों से किया है? mg जो है वो हमें ma से वो कनेक्ट किया है, हाँ बस, और जो लाइक फ्रिक्शन स्टैटिक फोर्स जो ऐसे लग रहा है उसको इक्वेट कर दिया, हाँ उसे इक्वेट किया है हमने mg से। तो कल भी तो वैसे ही किया था पुली वाला केस, तो वो तो इक्विलिब्रियम वाला था, तो ये भी इक्विलिब्रियम वाला है या सेकंड लॉ भी है? दोनों है। सेकंड लॉ में F इज इक्वल्स टू ma हमने कहाँ लगाया है? ma तो हम लाइक एक्सेलरेशन हम यहाँ पे ग्रेविटी का ले रहे हैं ना। हाँ, तो वो तो ग्रेविटेशनल वेट है, समझो तुम। इसके पहले वाला न्यूमेरिकल कहाँ गया? ये रहा। ओके, इसमें हमने क्या लिया है, देखो ये ma क्या है हमारा? फोर्स है हमारा, और ये म्यू एस mg क्या है? वो अभी हमारा फोर्स है। वो कौन सा फोर्स है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, म्यू एस इंटू एन और एन की वैल्यू mg। तो F इज इक्वल्स टू ma, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे यूज किया F इज इक्वल्स टू ma, तो ये न्यूटन सेकंड लॉ से किया। क्या ये न्यूटन सेकंड लॉ से किया है? नहीं किया है, एक्चुअली नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? मोशन ही नहीं है। हमें तो बोला है कि जब मोशन करना स्टार्ट करे तब म्यू एस कितना होगा, मोशन है ही नहीं, इसलिए तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड किया है। मोशन यहाँ पर है ही नहीं, अभी मोशन नहीं हो रही है। मोशन नहीं हो रही तो तुम F इज इक्वल्स टू ma कहां से लगाओगे? मोशन ही नहीं हो रही है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ रहा है? श्योर? डन? तो अगर MCQ में पूछा जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना, म्यू एस इज इक्वल्स टू tan थीटा लेके डायरेक्टली आंसर। न्यूमेरिकल में पूछा जाए 3 मार्क्स में, देन यू हैव टू शो दिस स्टेप्स, ये लिखो, फिर दूसरा ये लिखो, फिर वी नो दैट एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, वैसा बोलकर वापस इसको फिर से लिखो। ओके, देन उसको नाम दो 1, इसको नाम दो 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2 वी विल गेट इक्वेशन 3 which is tan theta is equals to mu s, and from the logarithm tangent table we will get mu s value is 0.27. Done? लो चलो दिशा, कौन सा गिनोगे? 10 तक किए थे ना हमने। एट और 10। ओके, हाँ चलो समझ में आ गया? श्योर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसी के रिलेटेड है इसलिए। अब यहां देखो क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ए फाइंड करना है, एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर, ये फिगर है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के मतलब मोशन है, देखो
कोएफिशिएंट से ही पता चल जाएगा तुम्हें स्टेशनरी है या मोशन में। सो म्यू के बिटवीन द सरफेस इज 0.04। व्हाट इज द टेंशन इन द स्प्रिंग, टी भी फाइंड करना है। टेक G10। Coefficient of friction, whether it is static, kinetic or whatever, coefficient are always dimensionless। उसका डायमेंशन मत लिखना। चलो, हाँ, तो हमें एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करना है। बट अब हम क्या करेंगे, अब न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम भी नहीं है और यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की भी बात नहीं कही गई है, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात की गई है, मतलब मोशन है। ओके, सो यहाँ पे है देखो, ये ऐसा तुम किसी को ऐसा बोलना मत, जो मैं अभी तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ क्या, कि अब हम F इज इक्वल्स टू ma यूज करेंगे। ये तो मेरे लिए ट्रिक है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, कि कब F इज इक्वल्स टू ma यूज करे या कब सिर्फ फोर्सेस को इक्वेट कर ले। तो इक्विलिब्रियम हो तो सिर्फ फोर्सेस को इक्वेट कर लो, स्टैटिक फ्रिक्शन हो तो भी सिर्फ फोर्सेस को इक्वेट कर लो, और जब काइनेटिक फ्रिक्शन हो तो m इक्वेट तो करो लेकिन साथ में दैट फोर्स इज इक्वल्स टू ma लगाओ। ये समझने के लिए है। न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होते हैं, ऐसे कोई पूछे तो बताना मत। ओके, वैसे भी तुम्हें ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करो। ओके, मतलब तुम्हारे आइडिया के लिए है, कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि कई स्टूडेंट फिर जैसे अगर मैं बताऊंगा नहीं तो तुम कंफ्यूजन होगा ना कि सर यहाँ पे हमने क्यों इक्विलिब्रियम नहीं लिया, या फिर वो इक्विलिब्रियम केस में क्यों हमने ma नहीं लिया, क्यों डायरेक्टली से n और mg को इक्वेट कर दिया, वहां पर भी ma लगाओ। वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ। अंडरस्टूड? तो ये बातें याद रखना अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो न्यूमेरिकल ये वाले एक्सरसाइज वाले प्रीवियस ईयर, तो उसमें तुम्हें ये फंडा याद रख के फिर आगे बढ़ना। अंडरस्टूड? चलो, तो ए फाइंड करना है और टी फाइंड करना है। देखो सबसे पहले क्या है, ये ट्रॉली है, 20 kg की ट्रॉली है। ओके, तो mg तो नीचे ही लगेगा ऑब्वियसली। ओके, देन यहाँ पे टेंशन फोर्स T है, ये T ये साइड है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट में लगेगा, ये रहा। ओके, देन ये mg नीचे है 30, तो टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है T। अभी पुली, ये पुली है, दिस इज द पुली। पुली के भी दो टाइप की पुली होती है, पर्टिकुलरली फ्रिक्शनलेस पुली एंड विदाउट फ्रिक्शनलेस, और विदाउट फ्रिक्शन सेम होता है, फ्रिक्शनलेस पुली एंड विथ फ्रिक्शन पुली। ओके, तो अगर दिया नहीं होता तो एज्यूम कर लो फ्रिक्शनलेस। तो अगर फ्रिक्शनलेस पुली होगी तो ये जितना एक्सेलरेशन से सपोज ये नीचे आएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये ट्रॉली आगे बढ़ेगी, जितना यहां से नीचे आएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ेगी अगर फ्रिक्शनलेस होगी। तो अगर फ्रिक्शन वाली होगी तो ये तो स्पीड से नीचे आ रही है, लेकिन सपोज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, लेकिन ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन आ रहा है जो उसको रेजिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है। ओके, बट गिवन ना हो तो हम क्या ले लेंगे, फ्रिक्शनलेस पुली। ओके, ये सारे कंसेप्ट तुम प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो सब यूज होंगे कि ये इसमें फ्रिक्शनलेस गिवन है, इसमें फ्रिक्शन गिवन है। ओके, चलो, सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये सब तो हमने देख लिया। सो ये मास नीचे जाएगा तो ये ट्रॉली आगे जाएगी, डन। और हम मान लेते हैं कि ट्रॉली ये आगे जाएगी क्योंकि ये साइड तो जाएगी नहीं, यहाँ पे मास लटकाया हुआ है तो वही साइड जाएगी ना, ये साइड कैसे जाएगी, डन। ओके, तो ये नीचे जाएगी और ये, और जितना टेंशन, अब देखो ये इसका मतलब दोनों एक्सेलरेशन सेम होगा, ये ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन ये ब्लॉक का होगा। मानते हो बात? करेक्ट। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनलेस पुली है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हमने mg लगाया, ये t लगाया और ये। ओके, तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो 30 माइनस टी, तो 30 माइनस टी कैसे आ गया, यहां लिया है। ओके, तो नीचे mg वाला फोर्स कितना है, 30 न्यूटन। सो अब 30 माइनस टी ले, ये भी एक कंफ्यूजन। देखो ये बहुत छोटे छोटे कंफ्यूजन है, लेकिन तुम खुद डायरेक्टली सॉल्व करने बैठोगे तब होंगे वो कंफ्यूजन, मैं वो उससे पहले ही तुम्हें बता दे रहा हूँ।
यहाँ पे हमें f लेना है, तो f हम t माइनस 30 ले या 30 माइनस टी ले? मुझे कैसे पता कि कौन सा बड़ा है? 30 बड़ा होगा तो 30 माइनस टी लूंगा, और t बड़ा होगा तो t माइनस 30 लूंगा। तो हम लेंगे 30 माइनस टी। क्यों? क्यों? गेस। क्योंकि वो नीचे खींच हाँ, क्योंकि वो नीचे जा रहा है। अगर t बड़ा होता तो वो ऊपर जाता ना भाई। अगर t बड़ा होता तो वो ऊपर जाता, लेकिन वो नीचे जा रहा है, तो हम क्या लेंगे? 30 माइनस टी। ये फोर्स ले लिया हमने, इज इक्वल्स टू से m इंटू ए। डन। तो ये लिख लिया हमने 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू m इंटू ए, और m कितना है? 3 kg गिवन है वो ब्लॉक का। डन। ओके। दूसरा केस, ये वाला केस ऊपर। ओके, उसमें क्या है? t माइनस एफ के, तो मतलब एफ के हमारा लग रहा है दिस साइड, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है से वेस्ट साइड, और t लग रहा है ईस्ट साइड। ओके, अब अगेन एफ के माइनस टी लिखी या t माइनस एफ के लिखे? t माइनस एफ के, क्योंकि ब्लॉक वो साइड जा रहा है तो t ज्यादा होगा, तो t माइनस एफ के। तो t माइनस एफ के लिखेंगे अगेन 20a। डन। 20a इन द सेंस m इंटू जी। समझ में आ रहा है? हाँ, ये लो, ले जाओ। अभी आपने वो लिया टेस्ट कॉपी? हाँ दिया ना। क्यों? तो आपने करना स्टार्ट नहीं, ये स्टार्ट करो। कहाँ गई तुम्हारी नोटबुक? देखो। चलो, तो दूसरा हमने क्या लिखा? t माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ पर m है 3 और यहाँ पर m है 20। डन। इतना समझ में आ गया? ओके, सो 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए एंड टी माइनस एफ के इज इक्वल्स टू एम ए। अब समझ में आया? यहाँ पे मूवमेंट है इसलिए हमने सेकंड लो लगाया। यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल रहे कि एम जी नीचे है तो एन ऊपर होगा। हाँ, तो ऊपर तो होगा ही, बट उसका क्या? उसका कुछ नहीं। वहाँ पे एन इज इक्वल्स टू एम जी हम नहीं लिखेंगे। अंडरस्टूड? समझ में आया? हाँ या ना? ओके, अब दो इक्वेशन मेरे पास मिल गए हैं। सो 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, ये याद रखो क्या है? 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए, टी माइनस एफ के इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, एंड से क्या था दूसरा? t माइनस f। t माइनस एफ के इज इक्वल्स टू एम 20। डन। सो अब से वैल्यू निकाल लो एफ के की। एफ के की वैल्यू क्या होगी? म्यू के इंटू एन। करेक्ट। तो वो हम लिख देते हैं 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू 3a, टी माइनस से म्यू के इंटू एन। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम जी जितनी। एम जी जितनी, तो ये एफ के कहाँ का है? वो 20 वाले का है, राइट? तो एम म्यू के इंटू एन, एन मतलब के एम इंटू से जी। ओके, इज इक्वल्स टू 20। हाँ, कौन सा है? 8 and 10। 8 and 10 लाइट ऑन करो। सो ये समझ में आ गया? बस अब इसको सिर्फ टू इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसमें से t की वैल्यू निकाल लो। तो t की वैल्यू क्या होगी? 30 माइनस 3a। अब वही वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहाँ वैल्यू रखोगे तो क्या होगा? 30 माइनस 3a माइनस म्यू के इंटू 20g इज इक्वल्स टू 20a। डन। म्यू के की वैल्यू तुम्हारे पास है, g की वैल्यू तुम 9.8 ले लो अगर 10 ना बोला हो तो सब कुछ नोन है, तो a मिल जाएगा। मिल जाएगा, सब कुछ ही नोन है। दो इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम? से 30 माइनस ये माइनस 3 को वो साइड ले जाओ तो से 23 हो गया, 23a। दैट्स इट। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो 20 इंटू 9.8 इंटू जो यूके की वैल्यू है, और 30 को उसमें से माइनस कर दो, 30 में से वो माइनस कर दो। ये जो वैल्यू आएगी डिवाइड बाय 23 कर दो, दैट विल गिव यू a। तो a इज नथिंग बट से 30 माइनस
20 म्यू के जी डिवाइडेड बाई 23। डन। ये हमारा ए आ जाएगा, वैल्यू रख दो, सिंपल है। समझ में आया? क्या किया हमने, देखो बुक में से जितना काम का है उतना समझो, पूरा पूरा देखोगे तो ये कितना सारा और क्या क्या गिवन है। ओके, फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए अगर समझ रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो तो ठीक है। फिर न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल कंटेक्स्ट से देखो, इतना ही करना है हमें। देखो वापस उसमें जाते हैं बुक में। तो क्या किया हमने, ये n की वैल्यू है से 20 इंटू जी इन्होंने 10 ले लिया है तो तुम भी 10 ले सकते हो। ओके, बोला है, हाँ बोला ही है। ओके, सो हम भी 10 ले सकते हैं। तो फिर करना क्या है, यही डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखो डिवाइड बाई 23 तो आ ही रहा था। ओके, तो डिवाइड बाई 23 आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। ओके, ये जो वैल्यू है 30 माइनस 20, फिर ये कितना है 0.04 इंटू 10, तो वो आ जाएगा 22। 30 माइनस से इसके नीचे 100 है, 100 में से ये 10 गए और यहाँ 10 गए, so 2 इंटू से 4 डिवाइड बाई 23 इज इक्वल्स टू 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। so this is our acceleration। समझ में आया? डन। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने स्टार्ट किया था कांटेक्ट फोर्सेस से। 4 टाइप के कांटेक्ट फोर्स हमने देखे, फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, देन कौन सा, नहीं वो तो फ्रिक्शन में ही आ गए, वो नहीं, फ्रिक्शन के पार्ट है वो तो सबसे पहले, वो भी फ्रिक्शन का पार्ट है। फिर कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो कांटेक्ट फोर्स में हमने देखा स्प्रिंग फोर्स, ओके, देन फ्रिक्शन फोर्स, देन टेंशन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। ओके, ये 4 फोर्स। उसमें फ्रिक्शन में हमने देखा 3 टाइप्स, स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग। अभी देखना बाकी है, बट रोलिंग भी होता है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन पहले हमने देखा, उसके बाद उसका फॉर्मूला देखा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की हमने, किसके ऊपर डिपेंड करता है और किसके ऊपर नहीं डिपेंड करता वो देखा। देन हमने काइनेटिक फ्रिक्शन की बात की, काइनेटिक फ्रिक्शन का भी फॉर्मूला देखा। काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में हमने 3 वेरी इंपॉर्टेंट केस देखे कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वल टू है विथ कंपेयर टू दी से अप्लाइड फोर्स। उन केस में, सब केस में क्या क्या होगा वो देखा हमने। आफ्टर दैट वी हैव सॉल्व्ड 3 न्यूमेरिकल्स। अंडरस्टूड? डन? ओके, तो आज इतना रखते हैं।